हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस पथेरिया पे। तो आज का हमारा लेक्चर होगा लास्ट लेक्चर यूनिट नंबर 3 का। और इस लेक्चर के अंदर हमने सारी बातें कवर कर ली हैं और ये लेक्चर इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है एज ए प्रीवियस। पर मैं तो ये कहूंगा कि ये लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन बन के आएगा वो लगभग थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन बन के आता है, जो आपकी नॉलेज के ऊपर बेस्ड होता है। अगर आपको उन बातों का ज्ञान है तो आपका क्वेश्चन जिसमें आपको 1 मिनट दिया गया है वो केवल 2 सेकंड में क्वेश्चन हो सकता है नीट के एग्जाम में, आईआईटी मेंस के एग्जाम में। तो वहां पे क्योंकि यहां पे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आपको ये कंप्लीट लेक्चर आपको देखना है, पूरा लेक्चर आपको देखना है। क्योंकि कभी भी 5 मिनट में या 2 मिनट में कोई आपको फिजिक्स नहीं सिखा सकता है, कोई आपका नीट क्लियर नहीं करवा सकता। पूरी सीरीज के साथ बने रहिए, ये गारंटी मेरी। उसके बाद आपका कुछ जो है एक भी टॉपिक, एक भी न्यूमेरिकल, एक भी चीज ऐसी नहीं रहेगी जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। बस बाकायदा शर्त यह है कि कंप्लीट लेक्चर के साथ आपको बने रहना है। क्वालिटी कंटेंट अच्छा लग रहा है आपको तो इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों को भी करिए ताकि सभी बच्चों तक पहुंच सके जिनको इसकी जरूरत है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जिसमें पैरा, डाया, फेरो और मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करेंगे। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे टेम्परेचर का क्या अफेक्ट पड़ता है, इन सभी बारे में हम बात और डिस्कशन यहां पे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। और इससे भी पहले मैं आपको कुछ बातें और बताऊंगा जो आपके इस टॉपिक के अंतर्गत आती है कि मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल कैसे होता है। मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल कैसे होता है, इस टॉपिक के अंतर्गत कुछ बातें आती है जो आपको पहले जाननी पड़ेंगी, उसके बाद आप इसमें जो है आगे बढ़ पाओगे। इसलिए हम पहले इसके अंतर्गत आने वाली बातें हम करेंगे। मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस बात को समझिए। एक एक बात को, एक एक चीज को कैसे क्वेश्चन आ सकता है और कैसे आया हुआ है, पहले भी आया हुआ है और कैसा टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि जब भी हम बात करते हैं कुछ चीजों की तो कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका हम नाम रखते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। यह आपको पहले भी पता है, जब हमने डिस्कशन किया था तो उनका नाम हमने जो रखा था वो मैग्नेटिक मटेरियल रखा था। मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो मैग्नेट बन सकते हैं, यानी कि विच कैन बी मैग्नेटाइज्ड, जिनको हम मैग्नेट बना सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल। यानी कि कहने का मतलब सभी मटेरियल को मैग्नेट नहीं बना सकते, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको मैग्नेट बनाया जा सकता है। और ये जो मैग्नेट बनाने का जो पूरा प्रोसेस है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। प्यारे बच्चों समझो, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल में सबसे पहले हमें डिस्कस करना होगा क्या, मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स वो मैग्नेट मटेरियल्स होते हैं जिनको मैग्नेट बनाया जा सकता है। द मटेरियल विच कैन बी मैग्नेटाइज्ड, यहां पे द मटेरियल विच कैन बी मैग्नेटाइज्ड, कैन बी मैग्नेटाइज, जिनको मैग्नेटाइज किया जा सकता है, विच कैन बी मैग्नेटाइज्ड, उनको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। और इस प्रोसेस को, कौन से प्रोसेस को, मैग्नेट बनाने के पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। तो हम यहां क्या कहेंगे, द प्रोसेस टू मैग्नेटाइज, to magnetize the magnetic material, magnetize the magnetic material, to magnetize the magnetic material is called magnetization, is called magnetization। उसको हम क्या कहते हैं भाई, मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। पूरा प्रोसेस जिससे हम मैग्नेटाइज करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। एक्चुअल में अगर आप बात करो सिलिकॉन को उठा लो तो आप कहो जी इसको मैग्नेटाइज कर दो, तो ऐसा नहीं होता। जैसे हम बात करते हैं कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो मैग्नेट बन सकते हैं, उसके अंदर वन ऑफ द मोस्ट जो आने वाला है, हम आयरन की बात करते हैं, आयरन की बात करते हैं, Fe। ठीक है, जब हम आयरन की अगर बात करते हैं तो इस मटेरियल की खास बात यह है कि एक मैग्नेटिक मटेरियल में आता है और इसको मैग्नेट बनाया जा सकता है।
दूसरा होता है एल्निको, एलॉयज की जब हम बात करते हैं, ये भी एक ऐसा मटेरियल है जिसको मैग्नेटाइज किया जा सकता है, यानी कि मैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस वही काम करेगा जिस मटेरियल को मैग्नेटाइज किया जा सकता है। और जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो है जिनको मैग्नेटाइज किया जाएगा, जिसमें एग्जांपल में आयरन, एल्निको मैंने ले लिया। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। अभी हमने प्रोसेस का नाम तो जान लिया, मैग्नेटाइजेशन है, यह भी जान लिया मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, पर हमें यह जानना जरूरी होगा कि हम इसको मैग्नेटाइजेशन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। देखिए, सबसे पहली टर्म, इसको इस नाम से टॉपिक भी लिख देते हैं कई बार, सम टर्म्स रिलेटेड टू द मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेटाइजेशन, ऐसा भी लिख दिया जाता है इस टॉपिक को, परंतु यह टॉपिक का नाम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लिया गया है, इसलिए हमने ये करवाया। तो हम क्या करेंगे, यहां सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स की बात करेंगे। ठीक है भैया, सबसे पहले हमें जो बात करनी है वो हम बात करेंगे मैग्नेटाइजिंग फोर्स की। ठीक है भैया, मैग्नेटाइजिंग फोर्स की हमें बात करनी है, या फिर इसका दूसरा जो नाम होता है ना वो होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और इसको डिनोट किया जाता है भैया एच से, कैपिटल एच से। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसको किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एच से। बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसलिए याद रखना आपको जरूरी है। मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और दोनों को लिखा जाता है किससे भैया? एच से लिखा जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, ये वो फोर्स है जो मटेरियल को क्या करेगा? मैग्नेटाइज करेगा। यानी कि अगर आपके पास आयरन का एक टुकड़ा है, उस आयरन के टुकड़े के ऊपर अगर हम फोर्स दे दें, कौन सा फोर्स दे दें? एच नाम का, जिसका नाम है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, तो वो उसके अंदर क्या इंड्यूस कर देगा? मैग्नेट को इंड्यूस कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे? मैग्नेटाइजिंग फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो इट इज ए फोर्स, ये वो फोर्स है, फोर्स विच मैग्नेटाइज द मटीरियल, मैग्नेटाइज द मटीरियल when placed in this field, जब इस फील्ड के अंदर उसको रखा जाएगा, जब इस फील्ड के अंदर उसको रखा जाएगा तो वो क्या करेगा? उस मटेरियल को मैग्नेटाइज कर देगा। तो ये जो फोर्स होता है ये वो फोर्स है जिसकी मदद से मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस किया जा सकता है। तो मैग्नेटाइज द मटेरियल और इंड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, दूसरी ऐसी भी डेफिनेशन लिख सकते हो आप, इट इज द फोर्स विच इंड्यूस द मैग्नेटिक करैक्टर या मैग्नेटाइजेशन इन द मैग्नेटिक मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन दिस फील्ड। जब इस फील्ड के अंदर, इस फोर्स के अंदर हम उस मटेरियल को रखेंगे तो वो मटेरियल इसके अंदर मैग्नेट इंड्यूस कर देगा भैया। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहते हैं। एच नाम से इसको लिखा जाता है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी इसको बोलते हैं, या मैग्नेटिक, इसको ठीक कर लेना भाई, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। दोनों नाम इसी के हैं बच्चा पार्टी, तो ये दोनों नाम इसी के नाम से चलते हैं, इसलिए इसको बड़े ध्यान से पढ़ना। अब दूसरी टर्म, यहां पे सिंपल सी बात है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, यह बात आपको समझनी जरूरी है। मैग्नेटाइजिंग फोर्स वो फोर्स है जब आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल पे लगाओगे तो वो क्या बन जाएगा? मैग्नेट बन जाएगा, बस इतनी सी बात है। और दूसरी हम बात करते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और इसको लिखा जाता है भाई आई से। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को लिखा जाता है भाई आई से, इसको आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब हमने उस मैग्नेटिक मटेरियल को इस मैग्नेटाइजिंग फोर्स में रखा तो इस फोर्स ने क्या किया? उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कर दिया। अब कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ, इसके बारे में बताने वाली टर्म होती है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैंने क्या कहा?
मेरे पास ये एक मटेरियल है, मैंने मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगा के इस मटेरियल को मैग्नेट तो बना दिया, पर कितना मैग्नेटिक करैक्टर इसके अंदर आया उसकी बात बताने के लिए कौन आया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी आई। और इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को कहेंगे तो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर हम इस आई की बात करते हैं तो इसको हम कह सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को एम से और वॉल्यूम को वी से लिखेंगे। ये इसका हो गया फार्मूला, ठीक है। दूसरा फार्मूला, इस मैग्नेटिक मोमेंट को m इंटू 2l लिख सकते हैं। याद करो, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपको सिखाया गया था। इसलिए मैं कहता हूं कि जो बच्चे पीछे से कैरी ऑन होकर आ रहे हैं उनको सारी बातें पहले से पता है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पोल स्ट्रेंथ गुणा में 2l ऐसा लिखा जाता है, आपको ये पहले से पता होना चाहिए, ये लिख दिया। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को लिखेंगे एरिया गुणा में लेंथ को 2l माना है, लेंथ को 2l माना है दोनों जगह, इसलिए तो ये इससे कैंसिल। तो नया फार्मूला एक और हो सकता है m डिवाइडेड बाय में एरिया। तो मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के दो फार्मूले बना दिए भाई मैंने, एक तो मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम और दूसरा इसका फार्मूला बना दिया मैंने m डिवाइडेड बाय में एरिया, इस प्रकार, ठीक है भैया। अब आपको मैग्नेटिक मोमेंट का, जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसका मैंने आपको यूनिट बताया था, और आपको यूनिट बताया था मैंने एम्पियर, जो एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर का क्यूब। अब ये दो से तो दो कैंसिल, उत्तर क्या आएगा, एम्पियर पर मीटर, ये आ जाएगा। ये क्या हो जाएंगी, यूनिट हो जाएंगी। अब ये बातें सारी मैं पहले से बता चुका हूं, दो बार बता चुका हूं, ये बातें दो जगह बता चुका हूं, फिर भी किसी को पता नहीं है। तो इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को मैंने करवाया था फार्मूला I इंटू ए। ये आप कहोगे सर अभी अभी तो आप बोल रहे थे इसका फार्मूला m इंटू 2l है, तो मैं बता दूं बच्चा पार्टी, m इंटू 2l ये बार मैग्नेट के लिए है। ये जो फार्मूला आपने लिखा हुआ है सामने, ये है आपका बार मैग्नेट का, रोड शेप्ड जिस मैग्नेट को कहते हैं उसके लिए है। और ये जो फार्मूला है आपका, ये वो फार्मूला है जब करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डायपोल बन जाए। ये किसके लिए है भाई, लूप के लिए। अगर किसी लूप में करंट जा रहा है और वो करंट जब जाएगा तो वहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और उसके कारण वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को इंड्यूस करेगा, वहां से आया। तो आई का यूनिट होता है एम्पियर और ए का होता है मीटर स्क्वायर, जो यहां पे लिखा गया। यूनिट यहीं से बताई जाती है, यहां से नहीं बताई जाती। ये आपको मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूं और इसलिए मैंने आपको पहले भी बात ये बताई थी कि आपका ये कर्तव्य बनता है कि पूरी सीरीज आप एक साथ देखो। जब आप पूरी सीरीज को देखोगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम बातें आपकी कवरअप हो गई, अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। इस प्रकार यूनिट बताने के लिए हमें यहां आना पड़ता है, ये पहली बात। वेक्टर क्वांटिटी है ये भी सारी की सारी, और इसके यूनिट आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दी है, तो ये आपको याद रखना। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और लेंगे, एच के बारे में कैसे लेंगे, देखिए इसी के बारे में लिख रहा हूं मैं। पहली जो टर्म थी जिसको हमने क्या कहा था, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, और जिसको क्या लिखा गया था, एच लिखा गया था, ठीक है भैया। इस प्रकार अगर आपको कुछ इसकी प्रस्तुति देखनी है तो मैं आपको कुछ प्रस्तुति दिखा देता हूं किस हिसाब से। आप मान लीजिए एक सोलेनोइड, आपको सोलेनोइड पढ़ाया था मैंने। सोलेनोइड क्या है, मान लीजिए आपके पास ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, ये मैग्नेटिक मटेरियल के चारों ओर आप क्या कीजिए, कॉपर वायर की वाइंडिंग कर दीजिए ऐसे हेलिकल रूप में, और कॉपर वायर की वाइंडिंग करोगे, उसके अंदर से करंट पास कर दिया। अब उसके अंदर से जैसे ही करंट को पास करोगे तो उसके अंदर एक फील्ड पैदा होगा, एक फोर्स पैदा होगा, जिसी का नाम क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अब वो मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या करेगा, जो ये मटेरियल है उसके अंदर रखा हुआ है इसको मैग्नेटाइज करेगा। अरे यही तो बात है, जब आपने इसके चारों ओर एक सोलेनोइड की कर्व को लपेट दिया, टर्न्स को लपेट दिया, उसके अंदर करंट पास कर दिया, तो उस टर्न्स में एक फील्ड पैदा होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो पैदा हुआ है उसके अंदर ये मैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है। तो जब उस फील्ड में मैग्नेटिक मटेरियल रखा है तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसको मैग्नेटाइज करेगा, वो होगा मैग्नेटाइजिंग फोर्स। और कितना मैग्नेटाइज होगा उसके बारे में बताने के लिए टर्म आई कौन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई।
अब यहां पे क्या बताया मैंने, जब सोलेनोइड का केस लिया तो आप सभी को पता है कि बी की वैल्यू क्या होती है भाई, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन इंटू आई, ये हो गया। ठीक है, अब जो ये n इंटू आई है इसी को क्या बोला गया है यहां पे, h बोला गया है भाई। इस n इंटू आई को ही क्या बोला गया है, h। यहां पे बना हमारा म्यू n इंटू आई, और यहां पे क्या हो गया, b हो गया। और इस b को अब हम चेंज कर सकते हैं किसमें, म्यू इंटू एच के बराबर। ये तो हो गया किसके लिए, मीडियम के लिए। अगर यही स्पेस में होता तो बी नॉट इज इक्वल टू में म्यू नॉट इंटू एच, ऐसा लिखा जा सकता है इस प्रकार। ये तो किसके लिए बता दिया मैंने, स्पेस के लिए। ठीक है, ये किसके लिए बताया मैंने, मीडियम के लिए, इस प्रकार बता दिया। ठीक है, आप ध्यान से देख ले, ये जो एन आई टर्म है, इस एन आई टर्म को ही मैंने क्या बोला, एच बोला है। यानी कि जो आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स की बात कर रहे हो ये एन गुणा में आई है। यानी कि जो आपने, जैसे कि आपके पास ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, इसके चारों ओर आपने एक करो जो है फॉर्म में वायर को जब लपेटा सोलेनोइड बनाने के लिए, तो जो एन नंबर ऑफ टर्न्स में जो करंट बना है उसने ही ये फील्ड पैदा किया है। अब इस बात को समझिए दोबारा से, अगर आपके पास कोई सिचुएशन है तो मैं बता देता हूं। मैं इसको प्रैक्टिकली आपको कोशिश करता हूं बताने की। देखिए, मान लीजिए आपके पास ये एक वायर है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक मटेरियल है। हमने क्या किया, इस वायर को इस मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर ऐसे वाइंड कर दिया और सोलेनोइड बना दी। इंसुलेटेड ही चलता है, कॉपर वायर होना चाहिए, नहीं कि इसको हम अंदर से जो वायर निकालेंगे ना, इंसुलेटेड ही लगा दो, ऐसा ही लगा दो आपके पास है। तो देखिए ये बन गया सोलेनोइड। अब जो ये सोलेनोइड में नंबर ऑफ टर्न्स डाली हैं, फिर इसके अंदर से करंट पास किया है, तो वो मिलके क्या बना देगा, ये फील्ड बना देगा। अब इस फील्ड जो बनाया है, इस फील्ड के अंदर कौन पड़ा हुआ है, ये वाला मटेरियल। जब इस फील्ड में ये वाला मटेरियल पड़ा है तो इसमें मैग्नेटिक करैक्टर आएगा, और जो मैग्नेटिक करैक्टर आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू एन आई, यानी कि बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच के बराबर। ठीक है, और इसको कितना आया, इसको नापने के लिए टर्म कौन आई है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। दूसरा नाम क्या होता है इसका, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, लिख लीजिए भाई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इस प्रकार से। तो सिंपल सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं थ्रू सिंपल एक्सपेरिमेंट के, कि किस हिसाब से आप क्या काम कर सकते हैं। तो ये स्पेस के लिए था, ये मीडियम के लिए था, यहां तक आ गया। और ये h है, इसकी वैल्यू n इंटू आई है। यहां पे न्यूमेरिकल बनेंगे, यही वो चीजें हैं जहां से न्यूमेरिकल बन के आ सकते हैं। ये न्यूमेरिकल का फॉर्मेट रहता है और इससे बाहर न्यूमेरिकल नहीं आते। ठीक है भाई, ये हो गया। अब तीसरी टर्म जो इसके अंदर आती है वो आती है ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। अब जो ससेप्टिबिलिटी है इसको डिनोट किया जाता है काई एम से। इस तरह का सिंबल होता है, कुछ इस तरह का सिंबल काई एम बना लेना भैया, ये होगी ससेप्टिबिलिटी, इस तरह का सिंबल होता है। अब समझिए, तीन टर्म बता रहा हूं। पहली टर्म क्या बताई, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अगर उस फोर्स में हमने किसी मटेरियल को रखा तो मैग्नेट बन जाएगा। अब वो मैग्नेट बन गया तो उसके अंदर कितना मैग्नेटिक करैक्टर आया, इसको बताने के लिए आई मैग्नेटिक इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब तीसरी टर्म आ गई ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी बताती है कि कोई भी मटेरियल कितना आसानी से मैग्नेट बन सकता है, यह बताती है। यानी कि जिसका ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगा वो उतनी ही आसानी से मैग्नेटिक करैक्टर को ले पाएगा। तीन बातें हैं यहां पे, फिर से समझ ले। अगर मैग्नेटाइजिंग फोर्स में रखते हैं तो वो उसको मैग्नेट बनाएगा। अब कितना मैग्नेटिक करैक्टर उसके अंदर आया, ये बताएगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब कितना आसानी से उसको मैग्नेट बनाया जा सकता है, कितना आसानी से ये काम हो सकता है, इसको बताने के लिए आएगी ससेप्टिबिलिटी। ये तीन टर्म है अलग अलग जो आपको पता होनी चाहिए। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ससेप्टिबिलिटी कहेंगे। तो ससेप्टिबिलिटी वैसे अगर डिफाइन करेंगे तो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ intensity of magnetization to magnetizing force,
फोर्स, इन दोनों का रेशियो। अगर हम इसको लिखेंगे काई एम को, तो ये हो जाएगा दैट इज आई डिवाइडेड बाय में एच। ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और ये है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो ये सारी बातें आपको वन बाय वन करके पता होनी चाहिए कि किस हिसाब से कैसे हम इसको कवर अप करेंगे, कैसे हम इसके बारे में बातें करेंगे। तो ये बातें जब तक आपको नहीं पता होंगी, जब तक आगे नहीं बढ़ेंगी। और आज का लेक्चर का मेरा मोटिव ये रहेगा कि हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे आज के लेक्चर में, क्योंकि ये बातें ऐसी हैं आपके माइंड में गढ़नी चाहिए। मैं इसका दूसरा पार्ट भी बना दूंगा और उसमें कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल ले लेंगे। तो हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसलिए हो सकता है ये छोटा सा लेक्चर हो, इसीलिए। ठीक है भाई, तो ये होगा I बाय एच के बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए जितनी देर सिस्टम चल पाता है मेरी कोशिश रहेगी उतनी देर काम करवाऊं। नहीं तो फिर इस लेक्चर को फिर कल के लिए जो बचे हुए हैं पैरा, डाया, फेरो, उनके बारे में डीप एक्सप्लेनेशन ले लेंगे, जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं वहां से। इस प्रकार ये होगी ससेप्टिबिलिटी। तो हमने 3 टर्म पढ़ी। मैग्नेटाइजिंग फोर्स, वो फोर्स जो मैग्नेट बनाता है, कितनी मैग्नेटिक करैक्टर उसके अंदर आया ये बताएगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और कितना आसानी से उसको मैग्नेट बनाया जा सकता है ये बताएगा ससेप्टिबिलिटी। तो ये तीनों टर्म अलग अलग है, जिनका तीनों का काम अलग अलग है, पर लगती एक जैसी हैं काम में। और तीनों के फार्मूले आपको याद होने चाहिए, बच्चा पार्टी ये याद रखें। अब हम क्या करेंगे, एक रिलेशनशिप डिराइव करेंगे किसके बीच, हम रिलेशनशिप डिराइव करेंगे किसके बीच, एक तो म्यू आर एंड काई एम के बीच। लिखूंगा पर पहले इससे बीच ये बात बता दूं। अब इसको आप पहले से जानते हो, ये है ससेप्टिबिलिटी, अभी अभी बता दी मैंने। इसको तो आप जानते हो, अच्छी भली बात है, अभी अभी बता दी। इसको आप पहले से जानते हो, बहुत पहले से। इसको कहते थे रिलेटिव परमिटिविटी, परमिएबिलिटी। इसको आप पहले से जानते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये जो म्यू आर है इसको आप पहले से जानते हैं, इसको कहते हैं हम रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये वाली जो टर्म है इसको, इस वाली टर्म को। और मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव जो परमिएबिलिटी होती है वो किसके बराबर होती है, दैट इज बी डिवाइडेड बाय में बी नोट, इसके बराबर होती है। रिलेटिव परमिएबिलिटी का अगर हम फार्मूला लिखेंगे तो हमारे पास जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके साथ साथ हमने यहां पे एक बात और बताई थी आपको कि म्यू आर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, दैट इज म्यू बाय में म्यू नोट। ये दोनों टर्म आपको बता रखी है पहले से। रिलेटिव परमिएबिलिटी जो हमारे पास क्या होती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी रेशियो होता है परमिएबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू परमिएबिलिटी ऑफ ए स्पेस, इन दोनों के रेशियो को। और ये पहले डिराइव कर चुका हूं, दैट इज फॉर मीडियम। और ये बात पहले भी बता दी थी कि जिसके साथ नोट लगा होता है वो हमेशा किसकी होती है, स्पेस की या वैक्यूम की, इसको आप बोल सकते हो, दोनों बातें। और इसी प्रकार ये मैग्नेटिक फील्ड मीडियम का है और ये स्पेस का है। इस केस में जब भी रिलेटिव परमिएबिलिटी पढ़ते हो, अगर आपको कहीं भी किसी पॉइंट पे ऐसा नजर आ रहा है जहां पे आपको ये लिखा मिल सकता है कि ये जो हमारे पास जो बी बाय बी नोट है और नोट लगा हुआ है, तो इसलिए ये हमेशा स्पेस या वैक्यूम के लिए होता है भाई। और ये जो टर्म होती है ये किसके लिए होती है, मीडियम के लिए होती है। ठीक है, तो ये सारी बातें वन बाय वन करके कवर अप कर रहे हैं, और उसके लिए आपको ये बेसिक बातें पहले से पता होनी चाहिए, और मैंने आपको ये बातें पहले बता चुका हूं। अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप डिराइव करेंगे किस किस के बीच, अब हम यहां पे रिलेशनशिप डिराइव करते हैं दोनों के बीच। देखिए that is relation between that is mu r एंड काई एम। और ये बड़े इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई। इसी के बेस, जब आपको ये रिलेशन पता होंगे, जब आपको ये रिलेशन मालूम होंगे, तो इसके बाद आप जब डाया पैरा फेरो पढ़ोगे तो वहां पे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में इनकी बातें आएंगी वो झट से हो जाएंगी, और न्यूमेरिकल झट से सोल्व हो जाएंगे, और आपके जो क्वेश्चन पेपर में आएंगे वो भी आसानी से आपके सोल्व हो जाएंगे। इसलिए आप इन बातों को जरूर से जरूर अच्छे से पढ़ लें। तो रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड एक्सम के बीच, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आपके पास एक सोलेनोइड है। अभी ये सोलेनोइड के अंदर कुछ नहीं भरा हुआ, इसके अंदर से हमने आई अमाउंट ऑफ करंट पास कर दिया और इधर से आई अमाउंट ऑफ करंट बाहर निकल गए।
इसी प्रकार इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो कितना हो जाएगा, दैट इज म्यू नॉट, ये है म्यू नॉट इंटू एच। ठीक है, अब कहोगे जी यहां ये कहां से आया, तो याद कीजिए अपनी शक्तियों को, दैट इज बी इज इक्वल टू मैं म्यू नॉट एन इंटू आई। अब आपको बताया था एन इंटू आई को क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, आज ही बताया था। मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहते हैं या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी इसका नाम होता है, एच से इसको लिखा जाता है। ठीक है, एच से इसको लिखा जाता है ऐसे, तो ये वहीं से आया, तो इसलिए हमने एन इंटू आई की जगह ये रख दिया और ये हमारे पास बन गया इतना। अभी तक ये केवल सोलेनोइड है, इसके अंदर कोई मटेरियल नहीं डाल रखा, ये केवल सोलेनोइड है, प्योर सोलेनोइड है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसके अंदर एक मटेरियल लगा दिया भाई, ये मटेरियल लगा दिया। कौन सा मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल है। ये वो मटेरियल है जिसको मैग्नेट बनाया जा सकता है, इसको मैग्नेट बनाया जा सकता है, ये लगा दिया। ये लगाने के बाद अब इसके ऊपर सोलेनोइड को वाउंड कर दिया। अभी अभी आपको मैंने करके भी दिखाया था, इसके चारों वायर से लपेट के आपको दिखाया था अभी अभी। तो होगा क्या, सबसे पहले तो एक फील्ड पैदा करेगी कौन, ये पैदा करेगी सोलेनोइड, दैट इज बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट। देखो ये कर रखा है इसने। अब इस फील्ड में एक मटेरियल रख दिया जिसका काम क्या है, मैग्नेट बनना है। हमने क्या किया, जो ये फील्ड पैदा किया उस फील्ड ने एक मैग्नेटाइजिंग फोर्स बनाया होगा। इस मैग्नेटाइजिंग जो फोर्स बना है, इस मैग्नेटाइजिंग फोर्स में हमने एक मटेरियल रख दिया जो येलो कलर से दिखाया जा रहा है। अब इसके अंदर अगर उस मटेरियल को रखा गया तो वो मटेरियल तो मैग्नेटाइज होगा। अब कितनी एक्सटेंट तक होगा वो तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बताएगा आपको, और कितनी आसानी से होगा वो ससेप्टिबिलिटी बताती है। पर बात इतनी है, उसके अंदर भी एक मैग्नेट बनेगा, और उसके अंदर जो मैग्नेट बनेगा उसको हमने क्या कह दिया, Bm, और जिसको लिखा जाएगा म्यू नॉट इंटू आई के बराबर। और ये आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, न कि करंट है। हम यहां पे क्या लिखेंगे, दैट इज Bm इज अ magnetic field induced in material, उस मटेरियल में हुआ है, और जिसकी वैल्यू क्या है, दैट इज Bm इज इक्वल टू मैं म्यू नॉट इंटू आई। और आई क्या है, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बच्चा पार्टी। यहां पे जो आई है, दैट इज आई इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो आपको क्या बता रही है कि कितना मैग्नेटिक करैक्टर उसके अंदर आया है। ठीक है, एंड बी नोट जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज ये किसके बराबर है, दैट इज म्यू नॉट इंटू एच। ये जो म्यू नॉट इंटू एच है ये किसके बराबर है, दैट इज ड्यू टू सोलेनोइड, ये ड्यू टू सोलेनोइड के कारण। अगर आप इस गुत्थी को समझ रहे हो तो बड़ी ध्यान से समझ आ रही होगी। मैंने इसीलिए आपको एक अलग से सोलेनोइड बनाई, उस सोलेनोइड का फील्ड पैदा हुआ म्यू नॉट इंटू एच। अब उसी सोलेनोइड के अंदर जब एक मटेरियल डालूंगा तो उस मटेरियल में मैग्नेटिक करैक्टर आएगा, और कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इतना आएगा, ये लिखा हुआ। अब इसके पास दो फील्ड हो गए, दैट इज टोटल बी इज इक्वल टू एक बी नोट का और एक हो गया बी एम का, ये टोटल। यानी कि इस सिचुएशन में टोटल फील्ड एक तो बी नोट है, एक बी एम है, यानी कि दोनों मिल चुके हैं। अब दो फील्ड पैदा हो गए हैं, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे दैट इज बी इज इक्वल टू, बी नोट की वैल्यू रखिए जरा आपके पास, बी नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस बी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब यहां से किसको कॉमन ले लो, म्यू नोट को, यहां पे क्या आएगा, एच प्लस में आई आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों यहां से एच को कॉमन लो, धक्के से सभी को कॉमन लेना आता है, दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू नोट, एच को धक्के से कॉमन ले लिया तो यहां 1 बचा, तो ये हो गया आई बाय एच। ठीक है, एच बाहर ले लिया। अब किसी को नहीं लेना आता तो आप ऐसा काम कीजिए, इस अंदर वाले इक्वेशन को एच से मल्टीप्लाई एच से डिवाइड कर लो, यही टर्म आ जाएगी। इसको देखो, एच से मल्टीप्लाई एच से, तो एच स्क्वायर इंटू आई एच डिवाइडेड बाय में एच, तो एक एच से एच गया, यहां एच बच गया, यहां आई एच बच गया, तो उसको कॉमन लिया तो ये टर्म आ जाएगी। यानी कि मैं क्या आना चाह रहा हूं, जिसको इससे ये समझ नहीं आता काम करो, कॉपी पेन आपके पास है, इस अंदर वाली टर्म को एच से पूरी को एच से मल्टीप्लाई एच से डिवाइड कर लो, जो कटता काट दो, फिर कॉमन लिया बार, अपने आप ये टर्म आ जाएगी। तो ये टर्म आ गई। ठीक है, अब इस एच को नीचे ले आओ, दैट इज बी डिवाइडेड बाय में एच, इधर कौन बचेगा, दैट इज म्यू नोट और इंटू 1 प्लस आई भाग में एच, ये आ जाएगा। अब आगे देखिए क्या होगा, कुछ बातें मैं आपको बताऊं, आपको पहले से पता है,
दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय मैच, इसको क्या बोला जाता है? ससेप्टिबिलिटी का एम, ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। अभी अभी करवाया था इससे पहले वाला टॉपिक, इसको क्या बोला जाता है? ससेप्टिबिलिटी। तो ये होगी हमारे पास ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। अब देखिए मैंने कराया था दैट इज बी इज इक्वल टू में म्यू नोट इंटू एच, और यहां क्या था? बी नोट। देखो ये लिख रखा, बी नोट इज म्यू नोट इंटू एच। अगर यहां पे स्पेस के लिए मैंने कहा था, हमेशा एक बात कह रखी है कि जब भी आपको नोट लगा मिले तो वो स्पेस के लिए है। अगर हम यहां से इस नोट को हटा दें, इस नोट को हटा दें, तो यहां से भी नोट हट जाएगा, इसके नीचे गुणा में एच हो जाएगा। यानी कि ये इक्वेशन सेम है, ये वाली, ये स्पेस के लिए, ये मीडियम के लिए। तो यहां पे अगर मैं करूं दैट इज बी डिवाइडेड बाय म्यू, तो ये किसके बराबर होगा? दैट इज एच के बराबर। सॉरी उल्टा कर दिया भाई। अगर मैं यहां पे करूं दैट इज बी डिवाइडेड बाय में एच, तो ये किसके बराबर होगा? म्यू के बराबर। यानी कि जो ये बी बाय एच है, इसकी जगह ये जो बी बाय एच आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जगह मैं म्यू रख सकता हूं, तो रख लीजिए। यानी कि इस बी बाय एच की जगह मैंने रखा म्यू। अब मैं दिखाता चलता हूं, इस बी बाय एच की जगह मैंने रखा म्यू, इधर बच गया म्यू नोट 1 प्लस आई बाय एच की जगह काई एम। ये तो हम यहां क्या करेंगे? यहां इज इक्वल टू में म्यू नोट 1 प्लस और उसकी जगह काई एम, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे? इसको नीचे लेंगे, दैट इज म्यू डिवाइडेड बाय में म्यू नोट, ऐसा ले लिया, इज इक्वल टू में 1 प्लस काई एम, ये ले लिया। अभी अभी आपको समझाया था कि जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है वो होती है म्यू डिवाइडेड बाय में म्यू नोट। ये बता चुका हूं अभी अभी आपको, पहले यही बताया था, उसके बाद आगे शुरू किया था। दैट इज म्यू आर इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नोट, ये पहले बता के फिर आगे हमने बातें की थी। तो इसलिए इसकी जगह रख देंगे हम क्या? म्यू आर, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 1 प्लस में काई एम, ये रिलेशनशिप आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो काई एम इज इक्वल टू में म्यू आर माइनस 1, ये रहा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इसको याद रख लें। जब भी आप कहीं एग्जाम में जाते हैं तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। कहीं आप थ्योरेटिकल एग्जाम में जाते हो, मान लिया कहीं आपको डिस्क्रिप्टिव में एग्जाम देना है, तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक ये होता है, ठीक है। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि सबसे पहले हमने एक सोलेनोइड लिया एक सैंपल दिखाने के लिए, और आपको बताया गया कि सोलेनोइड के अंदर जो फील्ड पैदा होगा वो इतना। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड और जो ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स पैदा हुआ है, इस दोनों के अंदर हमने एक मटेरियल को रख दिया, जो मैग्नेटिक मटेरियल है ये येलो कलर का, दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। जैसे इस मैग्नेटिक मटेरियल को इसमें रखा गया तो एक फील्ड तो है सोलेनोइड के कारण, और दूसरा फील्ड ये बीएम है, ये किसके कारण? जो इस मटेरियल के अंदर पैदा हुआ, दैट इज म्यू नॉट इनटू आई हुआ। दोनों का समेशन है, अभी हमारे यहां पे दोनों का समेशन है। इस प्रकार से दोनों की वैल्यू रखी, एच यहां म्यू नॉट को कॉमन ले लिया, फिर हमने एच को धक्के से कॉमन ले लिया। अगर किसी बच्चे को धक्के से कॉमन नहीं लेना आता तो एच से मल्टीप्लाई, एच से डिवाइड कर लो, अपने आप आ जाएगा उत्तर, ये होगा। अब हमें पता है यहां से b बाय एच म्यू के बराबर होता है, i बाय एच काई एम के बराबर। दोनों चेंज इस इक्वेशन में करने, ये रहे, ये इक्वेशन में, चाहे यहां पे लिख लो आप इसको 1। अब यहां पे आगे लिख देंगे हम इसमें, यहां पे पुट काई एम एंड, चाहे यहां पे लिख लो पुट i बाय एच एंड b बाय एच इंटू 1, ये याद रखें भाई, ये इसके लिए है। इसके अंदर पुट कर दीजिए, जैसे ही इसके अंदर पुट करोगे तो आपके पास ये रिलेशन आएगा। अब इसका भी आपको पता है म्यू आर इज म्यू बाय म्यू नोट, और इसको रख लीजिए, आपके पास आ जाएगा दैट इज काई एम इज म्यू आर माइनस 1 के बराबर। इस प्रकार अब जो क्वेश्चन मैक्सिममली पूछे जाते हैं वो इन्हीं टर्म से पूछे जाते हैं, मैक्सिममली क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इसलिए आपको ज्यादा जो है मेंटली प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कोशिश ये की है कि मैं सारी बातें एक साथ कवर कर सकूं, और मैंने कवर भी करी है, एक भी यहाँ पे नहीं छोड़ी है, एक भी पॉइंट यहाँ पे हमने नहीं छोड़ा है। तो ये पूरी बातें आपके लिए थी, और आज का लेक्चर हम यही समाप्त करेंगे। अब इसके अंदर जो टॉपिक बच गए हैं, अगर हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक बचे हैं, वो टॉपिक है जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डाया पैरा फेरो के अंदर, और इसके टेम्परेचर के ऊपर अफेक्ट क्या है, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, उसके बारे में हमें बात करनी है। ये वो एक साथ ही कर लेंगे, वो छोटा सा एक लेक्चर बनेगा 40-45 मिनट का। तो टोटल मिला के कल और नेक्स्ट लेक्चर में इस पूरे को कवर कर देंगे, और इसके न्यूमेरिकल को कवर कर देंगे, इसके भी साथ ही ले लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी सब कुछ जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम के कारण हम यहीं पे रुकना पड़ रहा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद, और हंसते खेलते रहिए और पढ़ते रहिए और शेयर कीजिए। क्वालिटी कंटेंट आपको पता ही है, मैं सारी बातें कवर करता हूँ। धन्यवाद।